हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में और उसका टॉपिक लिए हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आप लोग को डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस के बारे में पता चल गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, किस इक्वेशन के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। अब देखिए, जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स है, मतलब डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस का यूज जो है ना, सो हम लोग किसको फाइंड करने के लिए करते हैं? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। किसको सॉल्व करने के लिए करते हैं? लीनियर इक्वेशन को। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को दो टर्म का ज्ञान होना चाहिए। वो दो टर्म क्या है? तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानना होगा? सबसे पहले हम लोग को कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम छोटा सा इसका डेफिनेशन है। जानते हैं डेफिनेशन क्या कहता है? कि a system of an equation, a system of an equation, इक्वेशन लिखे हैं। A system of an equation is said to be consistent, said to be consistent if it has one or more solution, one or more solutions exist। क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं कि एक इक्वेशन के सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हैं यदि इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यदि एक या एक से अधिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वैसे इक्वेशन ऑफ सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल में 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 लिए और एक इक्वेशन लिए 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 10 लिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप x और y का एक ऐसा वैल्यू बताइए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक ना एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम यही कहता है कि एक ना एक ऐसा जरूर वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, अगर यहां x इज इक्वल टू 1 लेंगे और y इज इक्वल टू 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिए और y इज इक्वल टू 1 लिए, तो ये क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? क्या एकदम कर रहा है। 1 पुट करेंगे तो 2 + 3 5 होता है और 4 + 6 क्या होता है? 10 होता है। बस यही कहता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कहता है ये ना कि आप जो इक्वेशन दिए हैं उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा। ज्यादा तो हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा। एक भी सॉल्यूशन ऐसा होगा ही नहीं, एक ना एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही। किसमें? कंसिस्टेंट सिस्टम में। ये समझ में आ गया। और दूसरा टर्म के बारे में बोल रहे थे, दो टर्म जानना होगा। तो एक टर्म तो पता चल गया कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। अब आप लोग जानते हैं दूसरा टर्म है इनकंसिस्टेंट के बारे में। किसके बारे में? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, बस इसका उल्टा वही लिखना है। अंग्रेजी में क्या लिखना है कि a system
an equation is said to be a system of an equation is said to be inconsistent if it has no solution. क्या लिखे इनकंसिस्टेंट सिस्टम? तो सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब कि आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए उसमें यदि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है सो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल में बस वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, माइनर चेंज करते हैं। क्या करते हैं? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 है। दूसरा इक्वेशन लिए 4x प्लस का 6y और 10 के जगह पर क्या कर दिया 9। अब आपसे पूछ रहे हम कि आप x और y का एक ऐसा वैल्यू बताओ जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप बता सकते हैं क्या? कभी भी एक ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये कभी मतलब एक भी वैल्यू नहीं है x और y का जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन में हमको एक भी सॉल्यूशन मिला क्या? नहीं मिला। तो वैसे इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। दोबारा से समझिए। देखिए अभी हम आप लोग को बोले कि इसका जो एप्लीकेशन है सो हम लोग मेनली यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम बताएं आप लोग को दो टर्म का ज्ञान होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट सिस्टम और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि आपको कोई इक्वेशन दिया होगा, एक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, उस इक्वेशन से यदि आपको एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन निकल जाता है तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन से यदि आप एक भी मतलब सॉल्यूशन एक भी x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एक भी सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। समझ में आया यहां तक? और भी दूसरा तीसरा तरीका है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए। फिलहाल आप लोग को ये डेफिनेशन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम इसका मतलब कि एक ना एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। खत्म कहानी। समझ गए? तो चलिए दो टर्म का तो ज्ञान हो गया। अब जानते हैं अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स तो बहुत पढ़ा दिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन बताइए कि कहां यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लोग देखेंगे उसके बारे में। देखिए मान लिया हम तीन इक्वेशन लिए, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू d1। फिर लिए a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इज इक्वल टू d2। फिर a3x प्लस का b3y और प्लस का c3z इज इक्वल टू d2। ये आपका तीन इक्वेशन ले लिए, लीनियर इक्वेशन है ना। अब देखिए अब यहां क्या करते हैं, मान लिए हम लोग मान लिए कि a बराबर लेट a बराबर क्या माने, तो लेट a बराबर माने x y और z का कोफिशिएंट ले रहे हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है? a1 a2 a3। y का क्या है? b1 b2 और b3। और z का कोफिशिएंट क्या है? तो c1 c2 और c3 ये ले लिए। ये क्या लिए? a माने हम। अच्छा b यहां x मानेंगे, कैपिटल x को क्या मानेंगे? तो x
वाई जेड, ये मान लिए, और बराबर के इस साइड वालों को हम लोग मान लिए ये बी है। बी बराबर क्या माना है, तो D1 D2 और D3 ये मान लिए। अब देखिए हम a x और b माने, क्या माने, a x और b माने। अब आप हमको ये बताइए कि इस जब हम a x और b माने तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, a x इज इक्वल टू का b, लिख सकते कि नहीं, ये पहले बताइए हमको। छोटा सा चीज लिखें, ये क्या लिखे, ax बराबर b। देखिए अगर a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वापस आ जाएगा a1x प्लस का b1y प्लस का c1z। फिर सेकंड रो इस कॉलम से गुना होगा, थर्ड रो इस कॉलम से गुना होगा, ऐसा हो है कि नहीं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इसके इक्वल आएगा। मतलब इस चीज को जो है सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ax बराबर b लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहां दो सिचुएशन आता है, क्या आता है दो सिचुएशन, आपका a जो है सो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा है कि नहीं। a जो हम ई मैट्रिक्स से निकाले तो ये मैट्रिक्स जो ये निकाला है तो ये इसमें दो ही कंडीशन हो सकता है ना, ये तो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो चलिए इसके दोनों डिस्कस करते हैं उसके बारे में। पहले यहां तक समझ में आ गया, हमने लीनियर इक्वेशन लिए, तीन लीनियर इक्वेशन लिए, a मान लिया, x मान लिया और b मान लिया। उसके बाद हम इस चीज को जो है सो x इक्वल टू b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां जो a मैट्रिक्स है वो दो वैल्यू दे सकता है, या तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। जानते हैं उस केस में क्या होता है। देखिए फर्स्ट केस हम मान लिए, फर्स्ट केस जो है सो क्या माने वो कि इफ a is non singular that is नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है सो इक्वल नहीं हो किसके, जीरो के। इस केस में क्या होता है, देन इस केस में क्या होता है, क्या मान लिए हम, क्या माने हम ये माने फर्स्ट केस में कि a जो है सो आपका क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब क्या होता है, तब जो है सो ax जो है ax इक्वल हो जाता है किसके, b के। वो फॉर्मूला आपका वेरी कर जाता है। क्या बोले हम कि वो जो मैट्रिक्स निकाले, ये जो मैट्रिक्स निकाले ये दो चीज हो सकता है, या तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। फर्स्ट केस माने हम ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। x बराबर भी होगा, पीछे अभी जो दिखाए तुरंत। अब यहां देखिए प्री मल्टीप्लाई कीजिए क्या a इनवर्स से, तो a इनवर्स इंटू में a और इंटू में x दिया हुआ इज इक्वल टू a इनवर्स और इंटू में b, होगा कि नहीं, होगा। अब a इनवर्स इंटू में a क्या होता है, i, ये हो गया x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b। ये i x क्या हो गया, x, तो x बराबर मेरा निकल गया a इनवर्स और इंटू में b निकला कि नहीं। x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, तो x का वैल्यू निकल गया a इनवर्स इंटू में b। अब जो ये चीज वो निकाला ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा बाबू, कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ये तीन लीनियर इक्वेशन दिया होगा और आपसे पूछेगा कि आप हमको बताइए मैट्रिक्स मेथड से x y z का वैल्यू बताइए। मैट्रिक्स मेथड के जरिए उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x y z का वैल्यू हमको बताइए। तो क्या करना है आपको, देखिए दो सिचुएशन बन सकता है। एक सिचुएशन के बारे में तो बात कर ली सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो उस केस में जो है सो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, a इनवर्स इंटू में b। मतलब इसका जो ये मैट्रिक्स वन लिए हैं इसका इनवर्स निकालिए और b के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका x y z का वैल्यू निकल जाएगा।
समझ गए? मतलब फर्स्ट केस बना मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स मेथड आ गया और उसके जरिए हम लोग जो है सो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल लेंगे उसका वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट सिचुएशन बना। सेकंड सिचुएशन क्या बनता है? तो सेकंड सिचुएशन क्या बनता है कि वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स भी तो हो सकता है कि इफ A is non-singular, A is singular, if A is singular, that is determinant of A is equal to 0, then find adjoint of A और इनटू में B। देखिए अब जो यदि आपका A जो है सो सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तब जो है सो आपको फाइंड करना होगा क्या? एडजॉइंट ऑफ A इनटू में B। अच्छा जी, ये फाइंड आउट करके हमको क्या फायदा मिलेगा? तो देखिए उसके बाद में भी दो केस बनता है। क्या दो केस बनता है? पहला केस बनता है कि यदि इफ एडजॉइंट ऑफ A इनटू में B 0 के इक्वल नहीं हुआ, then it is inconsistent system. Inconsistent system and has no solution देखिए अभी क्या बोले कि इसमें भी दो केस बनता है। पहला तो हम लोग ये जान के कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो क्या होता है? अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो हमको फाइंड आउट करना होगा क्या चीज? एडजॉइंट ऑफ A इनटू में B। और इसमें भी दो केस बनता है। दो केस क्या बनता है? यदि फर्स्ट में आपका क्या कह रहा है कि यदि एडजॉइंट ऑफ A इनटू में B 0 के इक्वल नहीं है तो ये जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा और इसका नो सॉल्यूशन होगा। जब से जो आपका इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट रहा तो हम लोग को पता है कि उसका सॉल्यूशन एक भी नहीं निकलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन क्या बनता है? तो दूसरा सिचुएशन बनता है कि इफ यदि एडजॉइंट ऑफ A इनटू में B 0 के इक्वल हो जाए, then it is either consistent or inconsistent then it is either consistent or inconsistent system and has infinitely many solution or no solution। समझ में आया? एकदम बिल्कुल समझ में आया, कोई दुख तकलीफ आपको नहीं हुआ होगा। क्या लिखे हैं देखिए,
हम अभी आपको बताएं कि फर्स्ट आपका सिचुएशन बना कि जब जो ए जो है मैट्रिक्स निकाले हैं वो अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो उस केस में मैट्रिक्स मेथड लो अप्लाई होगा और उसके जरिए हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन दूसरा सिचुएशन ये बना कि जब जो ए है सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी फाइंड आउट करना होगा। और इसमें भी दो सिचुएशन आ जाता है। वो दो सिचुएशन क्या आता है कि यदि पहले में क्या कह रहा है कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी जीरो के इक्वल नहीं है तो ये सिस्टम जो है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आप लोग को पता है कि सॉल्यूशन एक भी आपको नहीं प्राप्त होगा। ये समझ में आया। सेकंड सिचुएशन क्या बनता है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी जीरो के इक्वल हो गया तो ये या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब कंसिस्टेंट होगा तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। बस दूसरा सिचुएशन यही बनता है। समझ में आया? चलिए, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं ऐसा। यहां तक समझ में आ गया। अब हमको ये एप्लीकेशन तो पता चल गया डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का। अब देखिए, आप ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको आप जो है ना आप लोग और एक्स वाई जेड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के जरिए हम लोग क्या चीज निकाल रहे हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है ना आप अलग तरीका से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो उस तरीका का क्या नाम है, क्रैमर्स रूल। सुने होंगे आप लोग। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में? क्रैमर्स रूल के बारे में। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल क्या होता है? क्रैमर्स रूल, देखिए क्रैमर्स रूल जो है सभी दो वेरिएबल में बात कर रहे हैं ना। तो दो वेरिएबल ले लिए हम, दो इक्वेशन ले लिए। क्या लिए कि a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू d1 और दूसरा इक्वेशन लिए a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू d2। ये दो इक्वेशन ले लिया हम, दो वेरिएबल का लिए। तीन वेरिएबल भी ऐसी होता है, फर्दर आगे बढ़ेगा देखिएगा। अभी a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू d1 और a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू d2 लिए। हाँ, हमको इसमें जो है सो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए हम लोग जो मैट्रिक्स मेथड का भी सॉल्यूशन किया बाबू लोग, तो मैट्रिक्स मेथड में भी क्या देखे हम लोग, फाइनली हम लोग को निकालना क्या था, एक्स वाई जेड का वैल्यू ही निकाला ना। मैट्रिक्स मेथड के जरिए भी हम लोग एक्स वाई जेड का ही वैल्यू निकालें। अब क्रैमर्स रूल के तहत भी हम लोग को क्या चीज निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगा? ये लिए दो वेरिएबल का इक्वेशन। अब जो है सो यहां जो है सो आप डायरेक्ट जो है सो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा आपका d1 बाय डी और y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू होगा आपका d2 बाय डी। अब आप पूछिएगा कि ये d2 d1 d काने से लिख दिए, क्या है? तो देखिए बाबू क्या है, सो वेयर d जो है बाबू वो d क्या आपका, तो d आपका निकलेगा मैट्रिक्स ऑफ क्या है, a1 x और y का कोफिशिएंट मतलब a1 a2 और b1 b2 निकलेगा। ये आपका क्या निकलेगा, d निकला। अच्छा जी, d1 क्या होगा, तो d1 आपका होगा d1 है तो फर्स्ट कॉलम को आपको रिमूव कर देना है। d1 है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देना और वहां d1 d2 लिख देना। यहां d2 है तो यहां क्या हो जाएगा, d1 d2 और ये हो जाएगा आपका b1 b2। अब अगर आपसे पूछे कि d2 क्या होगा, तो d2 होगा आपका, सेकंड रो को रिमूव करना है, a1 a2 और d1 d2। ये निकल गया मेरा। मतलब देखिए क्रैमर्स रूल क्या कहता है, तो क्रैमर्स रूल कहता है कि आप कोई सा भी दो वेरिएबल तीन वेरिएबल कोई सा भी ले लीजिए। यहां हम दो वेरिएबल का इक्वेशन लिए लीनियर इक्वेशन, तो उस केस में जो आप जो है सो डायरेक्ट निकाल सकते हैं d1 बाय डी और y का वैल्यू निकाल सकते हैं d2 बाय डी। अब ये d क्या होता है, तो d होता है आपका जो x और y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है सो होता है। d1 क्या था, d1 है तो फर्स्ट कॉलम को आपको रिमूव करके जो बराबर के इस साइड है उसको रख देना है, तो d1 d2 ये एज इट इज रहेगा। d2 बोला है तो d2
D2 बोला है तो D1 जो मतलब ये जो कॉलम 1 है वो एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 को चेंज करना है और वो चेंज क्या करेंगे, जो बराबर के इस साइड है उसको वहां पुट कर देंगे, इस तरह से मेरा निकल जाएगा D1 D2। अच्छा यहाँ x y अगर z का रहता तो क्या करते, तो z रहता तो D3/D करते, और D3 कैसे निकालते हो वैसे ही निकालते। समझ में आया? मतलब D1 निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कीजिएगा, उसमें बराबर के उस साइड जो लिखा हुआ रहेगा वो पुट करेंगे। D2 निकालेंगे तो सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे, बराबर के उस साइड जो लिखा हुआ उसको रिमूव करेंगे। यहां तक समझ में आया? ये कहता है क्रैमर्स रूल। अच्छा ये तो आपको पता चल गया कि क्रैमर्स रूल के तहत कैसे हम लोग x, y और z का वैल्यू निकालेंगे, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आप हमको ये बताइए कि क्रैमर्स रूल के तहत हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है वो इनकंसिस्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में ऑल ओवर जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है x, y, z का, और सेकंड चीज हम लोग को ये जानना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। तो अब हमको तो ये तो पता चल गया कि x, y, z का वैल्यू निकाल लिए हम क्रैमर्स रूल के तहत, लेकिन आप हमको ये बताइए कि इस क्रैमर्स रूल के तहत हम लोग ये जो इक्वेशन लिखल है ये किसे जानेंगे कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, ये जानते हैं। देखिए पहले देखिए यहां एरोस का साइन दे, पहले देखिए पहला क्या कह रहा है कि इफ यदि d जो है, d जो निकाले हैं वो अगर 0 के इक्वल नहीं होगा then it is consistent, then it is consistent system and has unique solution given by उसी तरह निकालेंगे x is equal to d1/d, y is equal to d2/d। देखिए फर्स्ट की सिचुएशन क्या कर रहा है, तो फर्स्ट सिचुएशन कर रहा है कि यदि d जो है सो इक्वल नहीं होगा 0 के, तब जो ये इक्वेशन में निकलेगा वो क्या, कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, और इस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। समझ में आया? देखिए क्या कर रहा है, दिमाग लगाइएगा। यहाँ हमको तो x, y, z का वैल्यू निकल गया, अब हमको ये बताना है कि सिस्टम जो है सो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहला कंडीशन का था जो d निकालने हैं, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो पक्का है कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। समझ में आया? और अगर ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो इस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वो क्या मिलेगा कि x = d1/d और y = d2/d। यहां तक समझ में आया? ये इक्वेशन, ये एक कंडीशन बना आपका। दूसरा कंडीशन जानते क्या बनेगा, तो दूसरा कंडीशन बन सकता है कि यदि इफ d is equal to 0 and d1 equal to d2 equal to 0, then it is consistent, then it is a consistent system and has infinitely many solution, दूसरा कंडीशन क्या बना, तो दूसरा कंडीशन बना कि यदि d इक्वल हो जाए 0 के और d1 d2 भी इक्वल हो जाए 0 के, तो उस कंडीशन में भी इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम है। और उसका जो है सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन नहीं है, एक से बहुत ज्यादा सॉल्यूशन निकलेगा। समझ में आया? दूसरा कंडीशन ये बना। थर्ड कंडीशन क्या बना,
तो थर्ड कंडीशन बनता है कि इफ d तो 0 के इक्वल है एंड वन ऑफ d1 एंड वन ऑफ d1 और d2 इज नॉट जीरो, then it is inconsistent system and has no solution बस तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि d जो है सो इक्वल आपका 0 के, लेकिन d1 और d2 किसी एक में 0 मतलब किसी एक जो है सो कोई 0 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो है सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा। और इस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम के केस में हम लोग क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है सो एक भी प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? देखिए क्या भी हम बताएं सत्यनारायण का था, समझ में आया कुछ कुछ और कुछ कुछ ऊपर से निकल गया। आप लोग इस को वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आराम से समझ में आया। एक हम गो थ्रू कर देते हैं। हम जो है सो इसमें आप लोग बात किए क्रैमर्स रूल के बारे में और बात किए मैट्रिक्स मेथड के बारे में। क्रैमर्स रूल क्या होता है? तो क्रैमर्स रूल जो है सो हम लोग उसके जरिए भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके जरिए भी हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है सो आपका कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है सिस्टम है। वो हम बताने के लिए तीन तरह का सिचुएशन बनता है। फर्स्ट सिचुएशन बनता है कि आपका डी जो है सो 0 के इक्वल होगा ही नहीं, तो उस केस में सिस्टम जो है सो इनकंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन देगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। दूसरा सिचुएशन बनता है कि आपका डी 0 के इक्वल है और d1 d2 भी है वो आपका 0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम ही रहेगा और इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। और थर्ड कंडीशन ये बनता है कि डी तो आपका 0 के इक्वल है, लेकिन d1 और d2 इस दोनों में से कोई एक जो है सो 0 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम जो है सो आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनता है। और आप लोग को बखूबी पता है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन एक भी आपको प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? हाँ गुरुजी समझ में आया? कुछ तो चलिए इसको और बढ़िया तरीका से क्लियर कब होगा बाबू? जब क्वेश्चन करते हैं। आते हम लोग क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहां आपको बोला नहीं है किसी मतलब रूल के तहत आपको सॉल्व नहीं करना है। यहां क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हैं आप लोग, मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं, किसी के जरिए भी आपको सॉल्व करके बता देना है कि इसका देखिए सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन करने का मतलब है कि एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां कोई ऐसा तो बोला नहीं कि क्रैमर्स रूल का यूज कीजिए या मैट्रिक्स मेथड का यूज कीजिए, आप किसी का भी यूज करके यहां निकाल सकते हैं वैल्यू। हम लोग यूज करते किसका? मैट्रिक्स मेथड का। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करने से पहले हम लोग को हमको ए बी और एक्स को वेरीफाई करना होगा। तो चलिए लिखते हैं लेट ए बराबर क्या होता है? तो ए जो है सो आपका एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट 2 और 3 और वाई का कोफिशिएंट 5 और 2 ये है। चलिए फिर क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। एक्स को किसके इक्वल मानते हैं? तो एक्स वाई को, दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल हो गए। और फिर मानते हैं हम लोग बी को। बी किसके इक्वल मानते हैं? तो बी को मानते हैं बराबर के इस साइड वाला क्या है 1 और 7 लिख दिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? सभी में इसी तरह करना, सभी में यही स्टेप फॉलो होगा। ए मान लिया, एक्स मान लिया, वाई बी मान लिए।
अब देखिए हमको चेक करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है, वो चेक करेंगे, उसके बाद है ना हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स का आएगा तो डायरेक्ट हम लोग x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b फार्मूला पुट कर देंगे, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो ये करेंगे, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b निकालेंगे, और उसके जरिए फिर हम लोग निकालेंगे x y z का वैल्यू, है ना बाबू। चलिए अब देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी का 4 माइनस का 2 दूनी का 4 माइनस 5 दिया 15, ये क्या आ गया माइनस का 11। अब बताइए जब माइनस का 11 आया तो ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना के नहीं, कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो है सो मैट्रिक्स क्या बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहां लिखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो लिख दिए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालते हैं, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा, ए इनवर्स का वैल्यू होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब -1/11, फॉर्मूला आप लोग को पता है, और इंटो में यहाँ क्या लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब दो वेरिएबल का एडजॉइंट तो इजीली निकाल सकते हैं, ये सब दोनों का इंटरचेंज, प्रिंसिपल वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो 2 ही 2 रहेगा, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 2, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा -3। ये समझ में आया कि नहीं, ये मेरा निकल गया ए इनवर्स। तो क्या हमको ए इनवर्स निकालना, नहीं हमको निकालना एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो अभी हम तुरंत इसके पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं कि x इज इक्वल टू, यदि आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उस केस में हम लोग x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिख सकते हैं। पढ़े कि नहीं, जरूर पढ़े। अब देखिए अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, कुछ नहीं करना। अब यहाँ ए इनवर्स का वैल्यू निकला है मेरा -1/11 इंटू में ये क्या है 2 माइनस का 5 2 माइनस का 5 माइनस का 3 2 माइनस का 5 माइनस का 3 और 2 और इंटू करेंगे इसको, किसके साथ इंटू करेंगे, b के साथ। b क्या है, तो b है मेरा, b क्या है, तो b है 17 है ना, 17, यहाँ 17 लिख देना है 17। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए x को क्या बना xy, तो यहां आपका क्या लिखाएगा xy लिखाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/11। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2 और माइनस, देखिए लिख दीजिए 2 एकम 2 और माइनस 7 × 5 = 35 होगा कि नहीं। इसको करेंगे तो क्या होगा -3 और +7 दूनी का 14। चलिए इज इक्वल टू -1/11 यहां क्या होगा, तो -33 और यहां क्या होगा 14 में 3 जाए तो क्या बचेगा 11 हो गया। अब देखिए -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यहां तो xy है और -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मेरा आएगा 11 × 33, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और कटेगा तो 11 × 33, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल आउट, -1। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू मेरा निकल गया 3 और y का वैल्यू निकल गया मेरा -1। निकला कि नहीं, बस हमको यही निकालना है। x और y का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया -1। हम इसको किसके जरिए सॉल्व किए, इसको मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व किए। आपको अभी तुरंत बताया कि ये क्वेश्चन को आप जो है सो मैट्रिक्स मेथड या फिर क्रैमर्स रूल किसी के तहत आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं कहा ही नहीं है कि किसके जरिए सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं, ये जो जिस तरह क्वेश्चन बना है ये सभी क्वेश्चन में इसी तरह का स्टेप चलेगा। मैट्रिक्स मेथड में अगर सॉल्व करते हैं तो सभी में आपका यही स्टेप चलेगा। यहां तक समझ में आया। चलिए हम लोग फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए इस इक्वेशन में जो है, इस क्वेश्चन में जो है आपको पर्टिकुलर नाम दे दिया कि मैट्रिक्स मेथड के जरिए ही सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मैट्रिक्स मेथड के जरिए था, इसको भी हमको उसी के जरिए करना है। अब उसके जरिए करना है तो क्या करना होता है, फर्स्ट में आपको उसी तरह a, x और v का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, मतलब मानना पड़ता है। तो लेट a मान लिए, a क्या होता है, तो a का वैल्यू क्या होता है, ये इसका कोएफिशिएंट लिखा था 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 और 3, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 2 4, x का कोएफिशिएंट 3 2 4 माइनस का 2 1 माइनस का 3 माइनस का 3 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 माइनस का 1 2, तो ये हो गया 3 माइनस का 1 और 2 हो गया। ये क्या निकल गया मेरा a। चलिए a मान लिए। x को क्या मानते हैं, तो x का वैल्यू मानते हैं x y z, x वही ना मानते हैं, x जो है उसको मानते हैं हम लोग x y z, 3 वेरिएबल इसलिए 3 वेरिएबल मान लिए। और b क्या मानते हैं, तो b मानते हैं बराबर के इक्वल साइड, जो इक्वल के इस साइड जो दिया हुआ रहता है सो ये क्या दिया हुआ है 8 1 4, तो यहां मान लिए हम 8 1 4, ये मेरा क्या निकल गया a x और b हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हमको चेक करना होगा कि ये जो a मैट्रिक्स है वो आपका सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं फटाफट। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3, ये रो ये कॉलम है, ये रो गैप हो तो 2 और माइनस का 3, ये प्लस का 2 हो जाएगा इनटू में ये रो ये कॉलम है, ये रो गैप हो 2 दूनी का 4 और प्लस का 4 4 प्लस का 4 और प्लस का 3, ये कॉलम और ये रो गैप हुआ तो माइनस का 6 और माइनस का 4 होगा ना, माइनस का 6 और माइनस का 4 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते तो ये क्या बना 3 2 माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 3, 4 4 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी का 16 और यहाँ माइनस का 10 है, माइनस का 6 4 10, तो माइनस का 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, ये हो गया। अब इसको सॉल्व आउट करते तो क्या आता है 16 है तो माइनस 30 और माइनस का 3 माइनस का 33 और 16 पे प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस का 17 होगा ना, माइनस का 17 16 16 32 और 1 33 माइनस का 17 मेरा क्या है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ लिख देना हल्का मोटा मोटा अक्षर में कि डिटर्मिनेंट जब जो मतलब इक्वल नहीं है जीरो के, इसका मतलब पक्का है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के जरिए हम लोग डायरेक्ट जो है सो फॉर्मूला के तहत हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब पक्का है कि ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा। और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए का वैल्यू निकालना होगा हमको, ए इनवर्स का वैल्यू निकालना होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालते हैं C11 क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, यही होता है C11, ये रो ये कॉलम का, तो यही ना चीज यहाँ निकल लिखे हैं। तो यहाँ क्या लिखा 2 माइनस का 3, तो ये क्या हो गया माइनस का 1, तो माइनस 1 आ गया C12 साइन क्या होगा नेगेटिव का, कि 1 + 2 3 होता है और 3 क्या ऑड नंबर, ये नेगेटिव को साइन होगा, 4 + 4 क्या होता है 8, तो ये हो गया माइनस का 8। C13 ये पॉजिटिव का साइन होता है, 1 + 3 इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन होगा, और यहाँ 1 3 निकाले हैं क्या हो जाएगा माइनस का 10 लिख दिए। अब C21 निकालेंगे, C21 साइन क्या होगा नेगेटिव का साइन डाल दिया, 21 निकालते हैं फटाफट तुरंत। ये 21 निकालना, ये है आपका 21, ये रो और ये कॉलम गैप हो गया, तो ये क्या बना माइनस का 4 और प्लस का 9 में 4 गया तो क्या बचा 5, तो ये हो गया माइनस का 5। C22 निकालेंगे, साइन पॉजिटिव होगा, 22 निकालते हैं, ये रो और ये कॉलम गैप हो गया तो 3 दूनी का 6 और 4 तिया के 12, 3 दूनी का 6 माइनस 4 तिया 12, तो माइनस का 6, तो ये हो गया माइनस का 6 निकल गया। C23 निकालते हैं, साइन क्या होगा नेगेटिव का साइन डाल दिए, 23 क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम गैप तो हो गया माइनस का 9 और प्लस का 8, तो माइनस का 1 और माइनस पहले से तो ये बन गया प्लस का 1। C31 निकालते हैं, साइन क्या होगा पॉजिटिव का साइन होगा, ये रो और ये कॉलम गैप हो गया तो ये हो गया 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 लिख दिए।
C32 साइन क्या होगा, नेगेटिव का साइन डाल दिए। ये रो और ये कॉलम गैप, तो ये बन गया माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9। देखिए ये रो ये कॉलम गैप हो गया, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 दूनी का 6, तो माइनस का 9, ये हो गया प्लस का 9। और फिर C33 साइन क्या होगा, पॉजिटिव का। ये रो और ये कॉलम गैप हो गया, तो 3 एकम 3 और प्लस का 4, 2 दूनी का 4, तो 3 + 4 क्या होता है 7, तो ये हो गया 7। ये मेरा क्या निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। जब कोफैक्टर निकल गया तो ए इनवर्स डायरेक्ट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकाल सकते हैं। इसको कोफैक्टर को क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, तो डायरेक्ट यहाँ ट्रांसपोज निकाल के लिख देंगे। फॉर्मूला था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना है माइनस का 17, डिटर्मिनेंट जो है माइनस का 17 है मेरा। देखिए डिटर्मिनेंट जो माइनस का 17 है, तो ये हो जाएगा -1/17 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसका क्या होता है, ट्रांसपोज लिखाता है। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में -1 -8 और -10, -8 और -10। उसके बाद यहां क्या होगा, -5 -6 -5 और यहां 1। यहां क्या होगा, -1 9 और 7, -1 9 और 7। ये मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया मेरा ए इनवर्स। जब ए वी इनवर्स निकल गया तो हम लोग को बखूबी एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि यदि ए इनवर्स पता है और ए मैट्रिक्स जो है सो नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स इंटू में बी होता है कि नहीं। आप देखिए ए इनवर्स का वैल्यू पता है, ए इनवर्स का वैल्यू ये पता है 1/17। क्या करते हैं, जो माइनस का साइन है ना तो इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि ये जो है मैक्सिमम नंबर जो है आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाए। जब माइनस का साइन इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 8 10 होगा, 1 8 10। ये क्या होगा 5 6 -1 5 6 -1, और ये क्या हो जाएगा 1 -9 7 -9 और -7 होगा कि नहीं, ये हो गया। इनटू में बी क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है 814। देखिए बी जो है सो क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 814। यहां लिख देना है 814। ये हो गया। फटाफट इसको मल्टीप्लाई करना है, 1/17 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये रो ये कॉलम, तो 8 प्लस का 5 और प्लस का 4। यहां क्या होगा 8 8 64 और प्लस का 6 और माइनस का 9 चौका 36। यहां क्या होगा 10 8 80 और माइनस का 1 और माइनस का 7 चौके 28। ये होगा, देखिए इज इक्वल टू 1/17 इसको सॉल्व करते हैं तो 8 और 5 13 13 4 17 हो गया। यहां देखिए 64 और 6 70, 70 में 36 जाएगा तो क्या बचेगा 34 बचेगा कि नहीं। देखिए यहाँ 6 घटा दीजिए तो बचा 30, तो 64 में 30 को भेजेंगे तो क्या बचेगा 34 लिख दिए। यहाँ क्या 80 में 29 जाएगा तो क्या बचेगा 51 बचेगा कि नहीं। 51 और 9 60 और 20 80 हो गया। अब देखिए हाँ प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो x लिखे हैं तो x का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, x y और z माने थे। x y z बराबर इस साइड क्या गया डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/17 से, तो क्या होगा 17 एकम 17 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ये निकल गया। अब आपको जब इस तरह का सिचुएशन बने तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा जब दो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ x जो है सो इक्वल हो जाएगा किसके 1 के, y जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, और z जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, तो 3 के इक्वल कर दिए। मतलब x y z का वैल्यू निकल गया और हमको इस क्वेश्चन में जो है सो इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। मैट्रिक्स मेथड के जरिए x1 आ गया, y2 आ गया, z3 आ गया। देखिए 1 2 3 x जो है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। ये मेरा आ गया क्वेश्चन, समझ में आया। वही प्रोसेस की, इसमें कुछ अलग नहीं माना है। समय में पहले a x और b को मान लेना, फिर हमको चेक करना कि a जो मैट्रिक्स है आपका सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर रहा तो आपको उसका एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालना होगा, और अगर नॉन सिंगुलर रहा तो डायरेक्ट फार्मूला x इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b करना होगा। उसके जरिए हम लोग x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं।
समझ में आया? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं और देखिए अगर जो एक्स वाई जेड का वैल्यू जो लास्ट में निकालते हैं आपको डाउट हो रहा है कि वो आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्वेश्चन ये कोशिश कीजिएगा वो जो वैल्यू निकालिए किसी भी तीनों इक्वेशन में किसी में पुट करके देखिए क्या वो सही आ रहा है कि नहीं। अब देखिए 1 2 3 निकाले, 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3, 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी का 4 और प्लस 3 आए तो 3 पुट करेंगे तो 3 3 के 9। अब ये 9 3 12, 12 में 4 कितना बचा 8 18। इसका मतलब पक्का जो हम लोग जो आंसर निकाले हैं 1 2 3 वो एकदम बिल्कुल क्या है सही है, वो चेक कर लीजिएगा आप। चलिए यहां तक समझ में आ गया। हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो 3 नंबर मान लिए मैं एक्स वाई जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समेशन 3 नंबर से कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, 6 लिख दिया। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड सेकंड नंबर, और ऐड करते हैं सेकंड नंबर में टू इट, देन वी गेट 11, तो हम लोग 11 पाते हैं। फिर क्या कर रहा बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं तो x प्लस जेड को ऐड करते हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो हम लोग पाते हैं जो सेकंड नंबर है उसका डबल हो जाता है। हमको क्या करना है कि रिप्रेजेंट इट अलजेब्राइकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपको इसको अलजेब्राइकली लिखा ना, अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करना है और उसके जरिए हमको मैट्रिक्स मेथड के जरिए एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको एक बढ़िया सका सूरज इसका बढ़िया कर लीजिए। सका सूरज बढ़िया करने से मतलब है कि देखिए इसको एक बढ़िया तरीका से लिख लीजिए। इस इक्वेशन को बाबू हम लोग जो है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ लिख दीजिए 0x प्लस का y और प्लस का 3z, y प्लस का 3z इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 11। फिर यहाँ क्या है, तो यहाँ है x माइनस का 2y और प्लस का z इज इक्वल टू 0। अब बता बाबू ये 3 इक्वेशन मिल गया, तो इसके पहले जो क्वेश्चन में करा तो उसी नंबर जैसा बनेगा, a मान लेंगे, b मान लेंगे और x मान लेंगे। अब तीनों को मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि a जो है सो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैक्सिमम केस में आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से आएगा, उस केस में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा क्योंकि यहाँ बोला मैट्रिक्स मेथड का यूज करने के लिए, तो पक्का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तब ना मैट्रिक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो आराम से आप लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जस्ट ये इसके पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जो है आपको HW करके लाना है, होमवर्क है बाबू आपका। HW है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आज जो है सो हम लोग डिस्कस कर लें एक्सरसाइज 4.6 इन द सेंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सेंस के बारे में हम लोग बखूबी पूरी तरीका से जानकारी प्राप्त कर लिए। तो आज के लिए इतना है बच्चा लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।